Hello, dear friends. Welcome again to ABT classes. This is our second part of the video in which we are going to cover the section B, which is of writing skills and grammar. तो इस वीडियो में हम लोग राइटिंग स्किल और ग्रामर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे. आई होप यू विल वॉच इट. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड डिस्कशन. सो द क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, वी हैव टू डू 10 ऑफ द 12 क्वेश्चंस. तो इसमें 12 क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में हम लोग को 10 करना है, बट यहाँ हम लोग सभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ fill in the blank by using the correct form of the word. Which is given in the bracket. So the sentence is, Dear sir, this is with the reference to committee letter of recommendation that blank और जो word है वो है highlight. The nomination for safe residential area award for this current year. तो हमें यहाँ ये जो वर्ड हाईलाइट है इसका कौन सा करेक्ट फॉर्म होगा वो बताना है. तो पहले हम लोग देखेंगे जो हाईलाइट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ओवरऑल सेंटेंस की बात करें तो पूरा सेंटेंस ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है. तो इसके ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो हाईलाइट का एक ऑप्शन होगा, पहला होगा हाईलाइट्स होगा, दूसरा ऑप्शन होगा हाईलाइटेड एंड तीसरा ऑप्शन होगा हाईलाइटिंग. जो इसमें से पहला होगा यानी हाईलाइट्स होगा वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में यूज़ होता है. अगर हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि वर्ब के साथ एस लगता है. अब हम लोग ये जानेंगे वर्ब के साथ एस क्यों लगता है. वर्ब के साथ एस तब लगता है जब पूरा सेंटेंस या फिर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा. ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा यानी सब्जेक्ट यहाँ डियर सर है, इट कैन बी डिजिग्नेटेड टू एनीवन जिसके लिए ये लेटर लिखा जाएगा. तो ये सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में होगा, यानी इट कैन बी ही शी इट कैन बी एनी सुपीरियर अथॉरिटी लाइक द प्रेसिडेंट, द पीएम, द एडिटर. तो उसको उसके साथ जब भी यूज़ होगा और उसके साथ जब भी हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो हमेशा वर्ब प्लस एस होगा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हाईलाइट्स यूज़ होगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. यहाँ पे हाईलाइट्स यूज़ होगा. उसके साथ मैं ये भी बता रही हूँ कि बाकी सारे फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ क्यों नहीं होंगे. दूसरा ऑप्शन था हाईलाइटेड. हाईलाइटेड तब यूज़ होता है जब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की बात की जा रही हो. तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ प्रेजेंट चल रहा है. ठीक है, और फोर्थ फॉर्म है हाईलाइटिंग, और हाईलाइटिंग हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होता है, जो कि यहाँ भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर करेक्ट आंसर इज़ हाईलाइट्स. ठीक है, वर्ब प्लस एस. आई होप आप समझ गए हों. अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. Read the given sentences from a recipe review article, identify the error and supply the correction in the sentence. So the sentence is, this delightful recipe must keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and oriental flavor. तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, इसमें कुछ एरर खोजना है. अगर आप सेंटेंस 2 या 3 बार अच्छे से खुद से पढ़ेंगे और आपको थोड़ा सा भी ग्रामर का नॉलेज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एरर कहाँ है. तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे एरर की बात नहीं होती है. तो अगर हम नॉर्मली समझें तो यहाँ जो मस्ट दिया हुआ है इसमें लग रहा है एरर है. ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं. मस्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम अपने किसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को, अपने किसी ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग उस जगह पे मस्ट का यूज़ कर सकते हैं. फिर अगर हमें किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर से कुछ भी बोलना हो, अगर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन देना हो, तब हम लोग मस्ट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहाँ पे बस बात की गई है कि जो आप समझ सकते हो. तो यहाँ मस्ट यूज़ नहीं होगा. तो मस्ट के साथ मस्ट की जगह क्या यूज़ होगा.
सो दिस डिलाइटफुल रेसिपी, मस्ट की जगह हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विल का यूज़ कर सकते हैं। विल का यूज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि विल एक्सप्रेस करता है एक लाइकलीहुड या फिर एक प्रेडिक्शन को एक्सप्रेस कर सकता है कि हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, या फिर जिस चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं उसके स्थान पे हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ तो हम लोग को पता चल गया कि मस्ट गलत है और मस्ट की जगह हम लोग को विल यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा विल और एरर होगा मस्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को किस तरीके से गलतियाँ खोजनी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभिलाषा एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन about the inauguration of Neha's dance academy. Report Abhilasha's question, and the question given here is your best friend helping you in this venture? तो ये एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख सकते हैं कि अभिलाषा एंड नेहा वो दोनों एक फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स में अगर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है तो हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे क्वेश्चन आंसर के तौर पे हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे हिसाब से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, ऐसे होगा। इसका आंसर होगा, अभिलाषा आस्क्ड नेहा वेदर और इफ़ हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। और यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ कंजक्शन या तो वेदर है, वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत आप लोग को समझ में आई क्योंकि ये दोनों फ्रेंड हैं और इन लोग के बीच में ऐसे नॉर्मल ही कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अगर हम लोग चाहें वेदर लिखें तब जब कंडीशन इंट्रोड्यूस किया जाए सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि हम किसी के बारे में कोई ओपिनियन लेना चाहते हो तो वेदर का यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ का यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी फॉर्मल टोन में, और ये दोनों कंजक्शन के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मदर एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ दो स्टेटमेंट ये कन्वर्सेशन बताया गया है, उसके हिसाब से हम लोग को ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट इज़ वाई सारा सेड, वाई डिड यू चूज़ टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम? एंड सबनम सेड, I am convinced this program has the potential to enhance my ability. Select the correct option to complete the reporting of the above dialogue. तो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, अब हमें इसे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है ऑप्शन को चूज़ करके। सारा आस्क्ड शबनम ब्लैंक इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, शबनम साइन and exclaimed that she was convinced that program had the potential to enhance her ability. तो इन चारों ऑप्शन में मुझे सबसे सही ऑप्शन सी लगता है, यानी अबाउट हर चॉइस टू पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दो फ्रेंड्स के बीच में बात चल रही है कि ये भी एक फॉर्मल बात है, और ऐसा अगर हम लोग पहला चूज़ करते हैं वाई टू चूज़ टू पार्टिसिपेट, तो ये थोड़ा ऑथोरिटेटिव टाइप का हो गया, क्योंकि एक जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं ऐसे ही यूजुअली, तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि वो क्वेश्चन आंसर के लिए ही होता है। जैसे कि फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है वो उसके बारे में डिस्कस टाइप का करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, इसलिए वो उसके बारे में पूछती है, ना कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन करती है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ अबाउट हर चॉइस टू पार्टिसिपेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन of an issued circular by an organization to its managers. तो यहाँ ये क्वेश्चन है, इसको भी फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड एंड ब्लैंक, उसके बाद ऑप्शन है दैट देन दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कॉम्प्लायंस। तो यहाँ हमें ये गैप फिल करना है। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में से किस वर्ड जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है उसका यूज़ करना चाहिए।
तो मैं आपको बता दूँ तीनों वर्ड का मतलब। अगर हम लोग दैट यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग दैट यूज़ कर सकते हैं तो उसका पर्पज़ होता है दैट यूज़ करने, दैट इंडिकेट करता है कि यहाँ ये कोई चीज़ हुआ है या कोई चीज़ नहीं है। हम इंडिकेशन के लिए दैट यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं बताया गया, ये कोई इंडिकेशन के लिए नहीं बताया जा रहा है। अगर हम लोग देन का यूज़ करेंगे तो देन इंडिकेट करता है कि या तो कोई चीज़ हो चुका है या फिर कोई चीज़ होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और तो ये भी यहाँ सूटेबल नहीं लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग दिस का यूज़ करेंगे। दिस ऑप्शन लास्ट बच गया और दिस ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आप लोगों को अगर समझ में ना रहा हो तो आप लोग जो करेक्ट वर्ड है, ठीक, उसको उस प्लेस पे रख के देखिए और उसके बाद उसको रीड करिए कि ये सही साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से आप अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन है। सो दिस विल बी यूज्ड बिकॉज दिस का यूज़ हम लोग किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए कहते हैं, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर प्लेस को, कोई स्पीकर को, किसी प्रकार के टाइम को रेफ़र करने के लिए हम लोग दिस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कॉपी ऑफ द प्लान की बात की गई है, ठीक, और ये भी किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दिस का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग यहाँ दिस का यूज़ क्यों करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनी, करेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ भी एक सेंटेंस है, आप इसको 2-3 बार रीड करिए कहाँ गलती है, उसके हिसाब से आप बताइए क्यों गलती है। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। तो मुझे तो पढ़ते ही समझ में आया कि यहाँ एम्ड गलती है। एम्ड गलती यूँ है क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में दिखाया गया है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर, लेकिन एम्ड जो है वो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा है, वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ है, लेकिन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी हमें और वर्ब भी सिंपल प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो अभी पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो वर्ब के साथ एस का यूज़ होता है, जैसे उसमें हाईलाइट के से हाईलाइट्स हो गया था, वैसे ही यहाँ मेन वर्ब क्या है, एम है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हम लोग एस का यूज़ करेंगे, यानी एम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, एम्स का यूज़ करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा और आप आराम से इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एम्ड की जगह एम्स। अब आप एम्स रख के देखिए, द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय ऑल द क्लाइंट्स। तो एम्स ही है जो कि एक करेक्ट प्रोजेक्शन शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द क्लोजिंग लाइन फ्रॉम एन एनालिटिकल रिपोर्ट। तो यहाँ भी ढेर सारे ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें से हमें चूज़ करना है कि बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो और जो इसमें गलत दिया हुआ है। तो फिर इसको पढ़ते हैं। In conclusion, this study explored the association among short sleep pattern and overweight youngsters. पहला ऑप्शन है explores and explore. In conclusion, this study explores. तो ये एकदम सही है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा है and और तो and का यूज़ पैटर्न एंड यंगस्टर, ओवरवेट यंगस्टर, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दोनों चीज़ मैंडेटरी हैं, तो यहाँ एंड कंपलसरी यूज़ करना है, तो ये भी सही है। उसके बाद अमंग एंड बिटवीन, तो अमंग एंड बिटवीन ये गलत है, अमंग की जगह हमें बिटवीन का यूज़ करना है, ठीक, वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अमंग का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग किसी टाइप का रिलेशनशिप को बताते हैं जो 2 या 3 एंटिटीज़, किसी ग्रुप, किसी पर्टिकुलर पर्सन से ज़्यादा हो, जिसमें 2-3 से बहुत ज़्यादा लोग हों, तब हम लोग अमंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली, तो हम अमंग का यूज़ कर सकते हैं।
अगर हमें कोई भी चीज़ दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हम लोग बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों पर्सन ही होगा, वो दोनों एक ग्रुप भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकती, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे दो ग्रुप की बात की गई है, वो है शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स, इसलिए यहाँ अमंग की जगह बिटवीन यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमें करेक्ट मिल गया, तो चौथा ऑप्शन खोजने की और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एंड इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी ग्रेटफुल फॉर knowing the importance of being kind and compassionate to all creature। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है फील। अब हम लोग को उसके सेंटेंस के टेंस के हिसाब से हमें ये बताना है कि इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्ब है आप नोइंग दे सकती हैं, ये ऑलरेडी वर्ब प्लस आईएनजी है, तो इतना तो अंदाज़ा हमें पढ़ते पढ़ते लग ही जाना चाहिए कि यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी ही होगा। फिर भी हम लोग बता सकते हैं कि आईएनजी क्यों यूज़ होगा। तो आईएनजी इसलिए यूज़ होगा क्योंकि आईएनजी की यूज़ हम लोग तब करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही बात की गई है और ये एक प्रोग्रेसिवनेस को बताता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब है फील प्लस आईएनजी दैट इज़ फीलिंग। अगर आप लोग को थोड़ा भी लगता है कि ये आई थिंक हम मिस कर रहे हैं, सुटेबल नहीं, तो आप इसको रख के रीड करके देखिए। अगर आपके मन से आवाज़ आता है कि गलत है तो वो गलत ही हो जाएगा, और अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी सही है तो वो ऑब्वियसली सही होगा। ये ट्रिक जो है वो हमेशा काम आता है हमको। सो यू कैन keep it and read it. The experience of nursing an injured bird left me feeling grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures। तो यहाँ साफ साफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की गई है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर। वेंडर यानी दुकानदार, कस्टमर जो होते हैं ग्राहक। बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, वेंडर बोलता है इट इज़ नाइस टू सी यू सर एंड कस्टमर रिप्लाइड येस इंडीड अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। तो पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ कौन से टेंस की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया गया है। तो हैव बीन का हमेशा यूज़ कब होता है, जब वो पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में होता है। और हैव और हैड के साथ हम लोग हमेशा बीन का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेंटेंस आप हमने ऊपर कन्वर्सेशन पढ़ा, उसके हिसाब से आंसर क्या होगा। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टिवली एंड मेंशन दैट ही वॉज प्लीज टू सी हिम। द कस्टमर आंसर इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन्ड दैट unlike the answer is unlike the previous month he had been away for quite some time that a month। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कस्टमर ये बोलता है कि जिस तरीके से मैं पिछले महीने नहीं था, इस महीने में भी मैं उतना ज़्यादा नहीं आया या फिर मैं उतना एक्टिव नहीं था। तो ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं हैड बीन पास्ट परफेक्ट के लिए कर रहे हैं, और जो एक्शन हो गया पास्ट में उसको बताने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं एक्शन पास्ट में हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसके साथ हम लोग हैड बीन का यूज़ कर सकते हैं, हैड और हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन स्कूल न्यूज़ चैनल। तो यहाँ पे भी ऑप्शन फिल करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन चेंज मेकर्स, द रीजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूज़िक क्लब। इसका ऑप्शन क्या होगा, ब्लैंक द फर्स्ट प्राइज़। या अगर आप लोग स्कूल में होंगे तो सुने ही होंगे कन्वर्सेशन, तो हम लोग को क्या स्टेटमेंट मिलता है, हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज़। तो यहाँ पे वॉन यानी विन है,
जो मेन वर्ब है विन, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। ठीक, इसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है और इसका सेकंड फॉर्म भी वॉन ही होगा और थर्ड फॉर्म भी वॉन ही होगा। तो यहाँ पे हैज़ वॉन हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट में चलते आ रहा है, इसलिए इस चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। वो एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन उसको प्रेजेंट टाइम में हम लोग उसको बता रहे हैं, तो उसको इसीलिए हम लोग हैज़ वॉन यानी हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। यहाँ थर्ड फॉर्म की ही बात की गई है और ये जो सेंटेंस है वो पास्ट पार्टिसिपल में दिया हुआ है, यानी वो पास्ट तो है पर उसका प्रेजेंट टाइम से भी रिलेशन है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल में अभी जैसे हमने ऊपर देखा तो उसमें भी हैड बीन हैज़ बीन का यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसमें भी वर्ब के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाई फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है और जिसको पोइट्री भी कह सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, द रिवर रन्स थ्रू आवर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स ब्लैंक योर नेम, द मून स्टार्स वॉच ओवर यूर गाइडिंग योर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट अवे। सो यहाँ पे 5 लाइन की एक पोएम दी हुई है। ठीक है, इसको सॉन्ग भी कह सकते हैं, कुछ भी पोएट्री, लिरिक पोएट्री, वटेवर वी कैन से। तो यहाँ जो ट्रीज़ एंड माउंटेन्स ब्लैंक योर नेम दिया हुआ है, तो पहले अगर हम लोग देखेंगे ये जो पोएट्री है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब प्लस एस का यूज़ कर सकते हैं, एस और ईएस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ वर्ब, मेन वर्ब क्या है, विल कॉल, कॉल, हैड कॉल्ड, कॉल्स, यानी वहाँ यहाँ जो मेन वर्ब है वो है कॉल, मेन वर्ब कॉल है, इसीलिए हम लोग कॉल के साथ एस यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा पोइट्री सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया गया है, इसीलिए यहाँ आंसर होगा डी यानी कॉल्स। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो यहाँ पे भी हमें एरर ही बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा कि एरर कैसे फाइंड करें। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जितना क्वेश्चन को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आप खुद की नज़र से देखेंगे उसमें क्या गलत है। तो यहाँ सेंटेंस है, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। तो यहाँ इस सेंटेंस के टोन से हमें पता चल रहा है कि ये एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एक इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर की बात हम लोग कर सकते हैं कि पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है, और जब भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वहाँ विल का यूज़ नहीं करते हैं। विल का हम लोग तो फॉर्मली किसी बात को जो होने वाला है, जो एक्शन होने वाला है, उसको हम लोग बस डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मली सेंटेंसेस में। बट यहाँ विल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ होगा शुड का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुड का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने बात को थोड़ा इम्प्रेशन डालना पड़ता है, हमें थोड़ा उसे थोड़ा प्रेशर से बताना पड़ता है, तो हम लोग का शुड का यूज़ करते हैं। और जब उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर से बताना होता है तो हम लोग को मस्ट का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे उतना बहुत ज़्यादा भी प्रेशर की और ऑर्डर की और प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे शुड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर होगा विल और करेक्शन होगा शुड। ठीक है, तो अभी तक हमने पूरा ग्रामर पोर्शन ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम लोग राइटिंग पोर्शन देखेंगे। और राइटिंग पोर्शन में सबसे पहले यही है कि एक हमें एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि 2 ऑप्शन है। तो ये जो एप्लीकेशन लिखना या फिर कोई भी नोट्स लिखना, ये बहुत कहते हैं कि इसमें हम लोग नंबर कैचिंग होता है, हम लोग जितने नंबर हो सकें इसमें हम लोग कैच कर पाते हैं।
तो पहला एप्लीकेशन लिखना है, तो ये अगर हम आपको बताएं फॉर्मेट एप्लीकेशन लिखने का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताती हूँ कि आपको जिस फॉर्मेट में लिखना होगा। अगर एप्लीकेशन हम लोग फॉर्मली दे रहे हैं तो सबसे पहला उसका फॉर्मेट होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, आप लिखते जाइएगा। सबसे पहला फॉर्मेट उसका होना चाहिए, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। दूसरी जगह वहाँ डेट होना चाहिए। ठीक, आज जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं उसका डेट होना चाहिए। तीसरे जगह हमें उसका नेम और डेजिग्नेशन होना चाहिए, जैसे डियर सर, मैडम, या फिर अगर कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है उस पर हम लोग लिख रहे हैं डियर प्रेसिडेंट, डियर प्राइम मिनिस्टर, तो उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए। उसके बाद उनका एड्रेस होना चाहिए कि हम ये एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा रहे हैं, उनका एड्रेस कहाँ है। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट को पहुँचाएंगे तो कहाँ, राष्ट्रपति भवन पहुँचाएंगे। ठीक है, न्यू दिल्ली, ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन होना चाहिए, डियर सर, डियर मैडम, डियर वॉटेवर। उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर कोई किसी के पास टाइम नहीं है एप्लीकेशन पूरा पढ़ने का और उसने केवल आपके सब्जेक्ट को कैच कर लिया तो वो एप्लीकेशन समझ जाता है। इसलिए जो भी लिखता है एप्लीकेशन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, और सब्जेक्ट इतने अच्छे से लिखना कि बिना एप्लीकेशन पढ़े सेंडर को क्या होता है, उसका रिसीवर जो है वो समझ जाए कि पर्पस क्या एप्लीकेशन लिखने का। उसके बाद बॉडी होना चाहिए। बॉडी यानी एप्लीकेशन जिसमें आप मैक्सिमम 2 to 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, या रेस्पेक्टफुल, वॉटेवर। उसके बाद सबसे लास्ट में सेंडर्स नेम, यानी आप अपना नाम, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप सिग्नेचर या सील यानी मोहर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स को तो ऐसा नहीं करना है, बस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद उन्हें बस अपना सिंपली नाम लिखना है। ठीक, तो ये तरीका है एप्लीकेशन लिखने का। उसके बाद अगर हमें किसी एडिटर के पास एप्लीकेशन लिखना होगा तो यही सारी चीज़ें होंगी, बस इसमें ये डिफरेंस होगा कि पहले हमने लिखना है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी एंड साइनिंग ऑफ। और जो लेटर होगा वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल टोन में लिखा होना चाहिए। ना आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा फोर्स करें कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, ना ही आप किसी चीज़ को क्या कहते हैं कि अपोज़ करें कि ये सही नहीं है। आपका एक न्यूट्रल टोन में आपको लेटर टू एडिटर लिखना होना चाहिए, और आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने गोल, आपका जो गोल है लिखने का, आप उस गोल को एडिटर तक पहुंचा दें। आप अपने शब्दों को कम शब्दों में अपने लेटर को, अपनी एप्लीकेशन को कितना पावरफुल बना दें कि वो सिर्फ शब्दों से ही वो समझ जाए कि आपका इंटेंशन क्या है। ठीक, और आपको सिंपल वर्ड्स का भी यूज़ करना चाहिए, और आप जो है लास्ट पैराग्राफ में एडिटर के बारे में भी एडिटर से आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आप लास्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे फाइनल लाइन होता है उसमें आप उसको समराइज़ कर दीजिए, और बस आप साइनिंग ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट इन सब चीज़ों को करने का। उसके बाद ये यहाँ कुछ दिया हुआ है जिसमें कि ये भी राइटिंग स्किल में ही आएगा, जिसमें आपको जैसे कुछ ये सारे ग्राफिक के तरीके से जो आपको सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन सब को मिला के आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है। वेदर यू विल राइट अबाउट डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो आज का ये हमारा पूरा ग्रामर का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी अगर आप किसी तरीके का क्वेरी अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नो इशू। So stay tuned. Next part will be uploaded very soon. Thank you.